तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक खत्म कर दिया था? हम लोग ने बेसिक्स देखा था मुगल एम्पायर का, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। उससे काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उसका रिवीजन आई होप आपने किया होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? सारे जो मुगल एम्परर हैं, सारे मुगल एम्परर तो नहीं, मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि बाबर, हुमायूं और फिर शेरशाह सूरी, इतना पोर्शन हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहानी शुरू करते हैं बाबर की। तो कुछ बातें हमको समझनी है। पहले जो टेन्योर था, बाबर बेसिकली 4 साल ही रूल करता है। ठीक है, 1526 टू 1530 इंडिया में आपका 4 साल ही रूल करता है, और मुगल डायनेस्टी का फाउंडर होता है। ये सब हम लोग को मालूम है। और इसका ओरिजिनल नाम जो है वो होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद और बाबर। ठीक है, जहीरुद्दीन बेसिकली उसका ओरिजिनल नाम होता है। और इसके अलावा दूसरा नाम और होता है बाबर का, हजरत फिरदौस मकानी भी बोलते हैं बाबर को। ठीक है, इसके बाबर ने कुछ कुछ टाइटल ले रखे हैं। पादशाह कलंदर, कहा जाता है कि बाबर बड़ा जनरस था, दान का काम करता था, काफी दान दक्षिणा दिया करता था, तो इसलिए जेनरोसिटी के लिए काफी फेमस था, इसलिए इसे कलंदर भी बोलते हैं। फादर नाम इसका था उमर शेख मिर्जा। देखिए, मिर्जा टाइटल इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मिर्जा टाइटल हुआ करता था, मतलब उनके ट्राइब का, ठीक है, फादर का, तो मिर्जा टाइटल बाबर का भी था। ठीक है, और मदर का नाम था कुतलुग निगार खानूम। ठीक है, बाबर को मतलब ये जो पूरे जो फैमिली है उनको मिर्जाज बोला जाता था, मिर्जा। ठीक है, तो टाइटल इन्होंने मिर्जा ले रखा था। तो ठीक है, अब क्या होता है, बाबर को आफ्टर द डेथ ऑफ उमर शेख, ठीक है, मदर इनकी थी कुतलुग निगार खानूम, तो उसके बाद उनको थ्रोन मिलता है फरगना का। ठीक है, फरगना का थ्रोन मिलता है 1494 को। तो 1494 को इनको फरगना का थ्रोन मिल जाता है। फिर होती हैं कुछ दिक्कतें। दिक्कत यह है, शिवानी खान नाम का एक कमांडर होता है, ये लड़ाई करता है बाबर से। लड़ाई और बैटल होता है, बैटल ऑफ सिरेपॉल। बैटल ऑफ सिरेपॉल मतलब ज्यादा समय थोड़ी ना हुआ, इसको थ्रोन पे बैठे हुए 1494 में थ्रोन मिला, और उसके बाद लड़ाई हो गई बैटल ऑफ सिरेपॉल, जिसमें आपके शिवानी खान ने बाबर को हरा दिया। ठीक है, बाबर ने इस लड़ाई में एक मेथड, एक फाइटिंग का एक मेथड होता है, ठीक है, तो, जिसका नाम है तुलुगमा मेथड। तुलुगमा मेथड, TULUG, तुलुगमा मेथड। ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है। ये बेसिकली उज्बेकिस्तान की वॉर टेक्निक है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है बाबर। फायदा कुछ होता नहीं है, हार जाता है और भागना पड़ जाता है बाबर को। तो बाबर भाग के सेंट्रल एशिया से बाहर भागना पड़ता है बाबर को, और 1504 में फिर काबुल को बाबर जीत पाता है, और फिर काबुल में अपना जो सत्ता है वो जमाता है। चलिए, अब देखिए, काबुल को कैप्चर किया 1504 में। 1506 और 7 में इसने एम्परर का टाइटल लिया। देखिए, पहले हमने जैसे कि बताया मिर्जा टाइटल रखते थे, तो बाबर भी मिर्जा टाइटल रखता था, लेकिन जब वो काबुल जीत लेता है तो खुद को डिक्लेयर करता है एज एम्परर। ठीक है, खुद को एम्परर डिक्लेयर करता है। तो पहली बार एम्परर डिक्लेयर किया था 1506-07 में, और आगे हम लोग देखेंगे 1526 में भी ये खुद को एम्परर डिक्लेयर करता है सेकेंड टाइम। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1504 में काबुल कैप्चर कर चुका है बाबर। अब देखिए, अब ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने इंडिया में 5 बार अटैक किया था। ठीक है, इन 5 अटैक के बारे में हम लोग अब समझेंगे। तो सबसे पहला जो अटैक किया था वो बताया जाता है 1519 को, लेकिन अबुल फजल अपने जो इसके रिकॉर्ड्स हैं उसमें बताता है सबसे पहला अटैक किया था 1505 में। ठीक है, मतलब तुरंत बाद, काबुल जीतने के तुरंत बाद 1505 में निगानहार जलालाबाद के ऊपर अटैक किया था। लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिस्टोरियंस अबुल फजल के इस पर्टिकुलर जो इवेंट है उसको नकार देता है। कहता है नहीं भाई, अबुल फजल की बात नहीं मानेंगे। फरिश्ता जो ऑथर है, जिसने ये बताया गया था 1519 में पहली बार अटैक होता है, इसको हिस्टोरियंस मोस्टली मानते हैं। तो सबसे पहला अटैक जो हिस्टोरियंस मानते हैं वो था बजौर भेरा एक्सपीडिशन। बजौर भेरा एक्सपीडिशन एक जगह है झेलम नदी के पास। ठीक है, और यहां पे बाबर ने अटैक किया था। एक यूसुफजाई ट्राइब यहां पे रहा करती थी झेलम नदी के पास, उसको सप्रेस करने के लिए ये बजौर भेरा एक्सपीडिशन बाबर ने किया था। और यहां पे पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल होता है इंडिया में। इंडिया में गन पाउडर का सबसे पहला इस्तेमाल कहां हुआ था? इसी बजौर भेरा एक्सपीडिशन में। ठीक है, ये था हमारा सबसे पहला अटैक ऑन इंडिया। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा अटैक। दूसरा अटैक ये पेशावर में करता है, ठीक है। पेशावर के बाद ये आपका सितंबर 1519 में दूसरा अटैक कर देता है। तो 1519 में आपका 2 बार अटैक कर लिया इसने। 1519 में एक बार तो आपका यहां किया बजौर भेरा, ठीक है, बीबी लिख देते हैं इसको, देखिए बजौर भेरा। उसके बाद आपका पेशावर में करता है। उसके बाद अगले साल 1520 में दूसरा अटैक करता है, कहां पे, सियालकोट पे। और सियालकोट को गेटवे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सियालकोट को गेटवे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 1520 में ये करता है सियालकोट में। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करता है कुछ साल। उसके बाद 1524 में अटैक करता है लाहौर पे और दीपलपुर पे। ये बेसिकली पंजाब का रीजन अब पहुंच गया। अब पंजाब का रीजन जब पहुंच गया तो दिल्ली का जो आपका गवर्नर है पंजाब का, उसका नाम था दौलत खान लोधी, और ये इब्राहिम लोधी का गवर्नर हुआ करता था पंजाब का। ये आ जाता है, कहता है कि भाई इतनी आसानी से कहां घुस रहे हो, हम लोग हैं यहां पे। तो बिकॉज ऑफ दौलत खान लोधी के आने के कारण इसको वापस जाना पड़ा दीपलपुर से। दीपलपुर से वापस गया और उसके बाद दोबारा 1525 में दोबारा आता है और पंजाब को दोबारा रिकैप्चर करता है, ठीक है। इसी बीच थोड़ी सी दिल्ली की पॉलिटिक्स समझते हैं। दिल्ली में उस समय रूलर हुआ करता था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का एक अंकल था, नाम था उसका आलम शाह, जो कि आपका राजा बनना चाहता था, जो आपका एम्परर बनना चाहता था, ठीक है। अच्छा, अब इब्राहिम लोधी और दौलत खान लोधी जो गवर्नर ऑफ पंजाब था, जिसने लास्ट टाइम बाबर को यहां पे स्टॉप किया था दीपलपुर में, तो उसके साथ थोड़ा रिलेशनशिप खराब हो जाता है लोधी का। तो लोधी दौलत खान लोधी को दिल्ली बुलाता है, लेकिन दौलत खान लोधी सोचता है दिल्ली गए, हमको पकड़ लिया, बंदी बना लिया तो क्या करेंगे, तो थोड़ा डर जाता है वो। और वो बाबर के पास इन्विटेशन भेजता है, कहता है कि भाई आप पिछली बार पंजाब आए थे तो हमने आपको रोक दिया था, इस बार दोबारा आइए, आपको इस बार नहीं रोकेंगे और आपको लेकिन लड़ाई करनी पड़ेगी। किससे, इब्राहिम लोधी से। और इब्राहिम लोधी से को हराकर आपको बनाना पड़ेगा आलम शाह को नया एम्परर। और आप अपना क्या कहते हैं जो भी लूट लेंगे, मतलब वो आते थे लूटते थे चले आते थे ना, तो अभी तक जो दिल्ली सल्तनत के जो भी आपके एम्परर थे उनका यही आइडिया था। जैसे महमूद गजनी आया था, ठीक है, महमूद गजनी भी यही किया था, आया था लूटा था चला गया था, ठीक है। तो इस तरीके से लोग ये लोग यही सोचते हैं कि भाई बाबर तो बेसिकली सेंट्रल एशिया का है, काबुल का है, उसको भाई काबुल में रहेगा तो इंडिया में आएगा, कुछ दिन रहेगा, लूट मार करके वापस चला जाएगा, मतलब पैसे लेकर, यहां पर रहेगा नहीं और आलम शाह को राजा बना देगा। ऐसी उम्मीद में दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था बाबर को। लेकिन बाबर के प्लान तो कुछ अलग ही थे। बाबर को क्या था, सेंट्रल एशिया में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पे भाई शिबानी खान और कई सारे और आपके चीफटेंस थे जहां बाबर की दाल प्रॉपरली गल नहीं पा रही थी। तो अब यहां पे बाबर ने सोचा ये मौका अच्छा है, हमको प्रॉपर इन्विटेशन भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, दिल्ली पर कब्जा करते हैं, ठीक है। तो इसने भाई ये जो इन्विटेशन है स्वीकार लिया और 5वां अटैक अपना कर दिया इंडिया पे 21 अप्रैल 1526। डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय लड़ाई होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी डिसाइसिव बैटल है जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया को चेंज करेगी और अगले कुछ 100 सालों तक इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा इंडिया पे, ठीक है। लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी की फौज काफी बड़ी होती है, बाबर की थोड़ी सी फौज कम होती है, लेकिन बाबर के पास होते हैं तोप, कैनन्स। तो पहली बार तोपों का इस्तेमाल यानी कि आर्टिलरी कैनन्स का इस्तेमाल इंडिया में पहली बार बाबर करता है। और इन तोपों के दम पे, और क्योंकि एक बहुत अच्छा जनरल था बाबर, अच्छे जनरल होने के कारण और इन तोपों के कारण आपका बाबर जो है पावर कैप्चर करता है और जीतता है पहला बैटल ऑफ पानीपत। डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी जो सेना थी वो थोड़ी सी कमजोर थी, बाबर की सेना कमजोर थी और इब्राहिम लोधी की सेना काफी ज्यादा थी, नंबर ऑफ आर्मी मैन से होता है। लेकिन हमेशा हम देखते हैं लड़ाई में वही जीता है जिसका जनरल होता है स्ट्रांग, वॉर वही जीतता है जिसका जनरल होता है स्ट्रांग। तो बाबर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर जनरल था, लड़ाई की टैक्टिक्स उसको ज्यादा बेटर पता थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानी जीतने के बाद दिल्ली को कैप्चर कर लेता है और अपने बेटे हुमायूं को भेजता है कि तुम आगरा कैप्चर करो। तो दिल्ली आगरा कहीं ना कहीं यहां कैप्चर कर लेता है बाबर और यूज करता है वही तुलुगमा मेथड जो कि शिबानी खान के साथ उसने यूज किया था, लेकिन उस समय काम नहीं चला। लेकिन इंडिया में आके ये तुलुगमा मेथड, जिसे उस्मानी मेथड या रूमी मेथड भी बोलते हैं, ये काफी काम करता है। और अभी का सिनारियो ये समझ लीजिए कि बाबर आपका दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, अपने बेटे हुमायूं को आगरा सेंड कर देता है। तो आगरा दिल्ली पे अभी बाबर का कब्जा हो रखा है। अब बाबर जो है 1526 में दिल्ली आगरा में बैठकर ये सोचता है कि आसपास के एरियाज को जरा देखें। तो इसके आसपास के एरियाज में सबसे बड़ा थ्रेट होता है राणा सांगा का।
राणा सांगा का सबसे बड़ा थ्रेट होता है और सबसे इसे बाबर को मालूम है अगर उसे इंडिया में रहना है तो राणा सांगा को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि राणा सांगा एक बहुत ही पावरफुल रूलर होता है मेवाड़ का, ठीक है। और अगली लड़ाई करना जरूरी होता है बाबर का विद राणा सांगा, क्योंकि ये एक प्रकार का थ्रेट होता है बाबर को, सबसे बड़ा थ्रेट होता है राणा सांगा जी। तो राणा सांगा जी के साथ लड़ाई करता है बाबर। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलता है जिहाद का। जिहाद क्या होता है? तो बाबर ये जिहाद का कॉल लगाता है। जिहाद का कॉल लगाने मतलब यह है कि जिहाद एक प्रकार की लड़ाई है जो मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम से लड़नी है, ठीक है। तो बाबर कहता है कि भाई तुम मुस्लिम्स हो, तुम्हें नॉन मुस्लिम से लड़ना चाहिए, तो जिहाद का कॉल देता है। तो ये जिहाद का कॉल तब आपको दिया जाएगा जब आपका एक नॉन मुस्लिम के साथ लड़ाई करनी होगी। तो आपके आर्मी को मोटिवेट करने के लिए जिहाद का कॉल देता है बाबर और लड़ाई होता है बैटल ऑफ खानवा का, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग एक रूलर थे, उनको हरा देता है बाबर। कैसे हरा देता है? क्योंकि भले ही राणा सांगा बहुत ही ब्रेव वॉरियर थे, लेकिन बाबर के पास था कैनन्स का पावर, और ये कैनन्स आपके राणा सांगा जी के पास नहीं था, और इस रीजन से राणा सांगा हार जाते हैं बाबर से। और बाबर ये जो लड़ाई है 16 मार्च 1527 में ये लड़ाई जीत जाता है। हर साल लड़ाई हो रही है, देखेंगे आप। 1526 में पहली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में राणा सांगा जी को हरा देता है बाबर और टाइटल लेता है गाजी। गाजी मतलब नॉन मुस्लिम को हरा दिया, ठीक है। तो गाजी टाइटल ले लिया इसने बैटल में, ठीक है। तो यहां पे अगली जो लड़ाई होती है इसमें भी जो बाबर जिहाद का कॉल देता है, यानी कि लड़ाई किसी नॉन मुस्लिम से हो रही होगी, तो बिल्कुल बैटल ऑफ चंदेरी 29 जून 1528। देखिए 1528 में अगले साल एक और लड़ाई, हर साल एक लड़ाई कर रहा है बाबर। तो आपका ये मेदनी राय रूलर होता है और बाबर मेदनी राय को हरा देता है। लेकिन बाबर के साथ इस लड़ाई में शेरशाह सूरी भी होता है, एक कमांडर होता है बाबर का। तो यहां पे हमको ये समझ में आता है शेरशाह सूरी को कहीं ना कहीं बाबर के लड़ने के जो टैक्टिक्स हैं उसको मालूम होता है, और उसके कैनन्स किस तरीके से यूज होते हैं, ऑपरेट होते हैं, ये भी शेरशाह सूरी को पता होती है। तो इसका फायदा शेरशाह सूरी को आगे जाके होगा, ठीक है। अभी कहानी में यह समझते हैं कि इस लड़ाई में बैटल ऑफ चंदेरी में शेरशाह सूरी भी प्रेजेंट होता है विद बाबर। तो ये बैटल ऑफ चंदेरी भी बाबर जीतता है 1528 में। अब जो प्रथा चली आ रही है हर साल लड़ाई करने की, तो 1529 में भी बाबर लड़ाई करता है, लेकिन इस समय जिहाद का कॉल नहीं देता, क्योंकि लड़ाई फिर एक मुस्लिम से हो रही है, अफगान से लड़ाई करते हैं, जो अफगान जो रूलर्स थे उनसे लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई भी बाबर जीतता है और इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा। 6 मई 1529 को ये लड़ाई लड़ता है विद द अफगान्स, और इसको सबसे कहा गया है फर्स्ट एम्फीबियन बैटल ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। एम्फीबियन मतलब जैसे फ्रॉक्स होते हैं ना, जैसे फ्रॉक्स होते हैं लैंड पे भी रह लेते हैं और आपका वाटर में भी रह लेते हैं, उसी तरीके से ये जो लड़ाई थी ये लैंड पर भी लड़ी गई थी, वाटर में भी लड़ाई लड़ी गई थी। तो फर्स्ट एम्फीबियन बैटल ऑफ मेडिवल हिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाए तो ये लड़ाई थी बैटल ऑफ घाघरा, जो लड़ी जाती है बाबर और अफगानों के बीच में, और इसमें जीतता बाबर ही है। तो 4 लड़ाइयां ये बाबर जीतता है। उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है अगले साल, ठीक है। अगले साल डेथ हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को डेथ हो जाती है। तो बाबर के बेटे होते हैं 4। पहला आपका बड़ा हुमायूं बेटा होता है, कामरान, अस्कारी, हिंदल, 4 लड़के होते हैं बाबर के, ठीक है। तो अब इसके मरने के बाद बाबर अपनी जो भी टेरिटरी है इन 4 लड़कों में बांट देता है। तो यहां पे आपका ऐसा रूल नहीं था कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा इसको पूरी संपत्ति दे दी जाएगी, पूरा राजपाट दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। सिस्टम यह रहता है कि बाबर का जितना भी टेरिटरी है चारों आपके बेटों में बराबर बराबर बांट दिया गया था। आगरा और दिल्ली वाला जो रीजन है ये हुमायूं को मिलता है, तो दिल्ली का राजा हुमायूं बनता है। और उसके बाद बगल में आपके अस्कारी संभल का रीजन, आपका हिंदल अलवर वाला रीजन राजस्थान का, और कामरान को काबुल और कंधार का रीजन मिलता है। तो ये काफी एक अच्छी बात होती है हुमायूं के लिए भी, क्योंकि भाई आपका काबुल कंधार में बैठा हुआ है, यानी कि ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से आने वाले अटैक को पहले तो झेल लेगा कामरानी, बाद में हुमायूं के पास आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट साइड से आपका जो हुमायूं है वो काफी हद तक निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि यहां काबुल कंधार में बैठा हुआ है उसका भाई कामरान, ठीक है। और कामरान पे सबसे पहले अटैक होगा, फिर तो जाके दिल्ली वाले रीजन में अटैक होगा। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हुमायूं थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है ना। तो अब ये कहानी को आगे समझेंगे। तो हुमायूं के सारे जो एनिमीज हैं वो आपके इस साइड हैं, जहां जहां एरो बना रहे हैं इस साइड इसके एनिमीज हैं। नॉर्थ वेस्ट साइड तो आपका सिक्योर है हुमायूं का, ठीक है।
चलिए अब बाबर की बात कर रहे हैं ना, तो अब देखिए हुमायूं की माताश्री का नाम था महाम बेगम, कामरान और अस्कारी की माताश्री का नाम था गुलरुख बेगम, और हिंदल की माताजी का नाम था दिलदार बेगम। तो ये 3 वाइफ्स थी बाबर की, ठीक है। अच्छा, बाबर का स्पिरिचुअल गुरु कौन था? तो तिमुरिद जो आपका ट्राइब है, एक्चुअली तिमुरिद ट्राइब से ही बाबर आता है, ठीक है। तो उसका जो पीर है यानी कि स्पिरिचुअल गुरु कौन कौन होता है? उबैदुल्ला अहरार। तो आपने सूफी आपके सिलसिला में पढ़ा होगा, नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला के अंतर्गत ही उबैदुल्ला अहरार आता है, जो कि बाबर का पीर होता है या स्पिरिचुअल गुरु होता है बाबर का। अब बाबर अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी और तुर्की में लिखी। आपका टर्की लैंग्वेज में लिखता है, और इस किताब का नाम होता है तुजूक ए बाबरी। तो तुजूक ए बाबरी में 2 हिंदू किंगडम्स के बारे में बात मेंशन होती है, एक होता है विजयनगर एम्पायर, एक होता है मेवाड़, ठीक है। इसके अलावा अब पोएट्री भी लिखता था बाबर। पोएट्री इसने लिखी दीवान और मुबैया, ठीक है। मुबैया में बेसिक इट इज अ बुक, सॉरी पोएट्री किताब है दीवान, मुबैया इज अ बुक ऑफ मुस्लिम लॉ की किताब है मुबैया। तो दोनों ही किताब अगर आपसे पूछा जाए दीवान या मुबैया किसने लिखी, तो बाबर ने लिखी। तो बाबर के टाइम पे बाबरी मस्जिद बनाया गया, कहां? अयोध्या में। किसके द्वारा बनाया गया? मीर बाकी, जो कि एक मुगल कमांडर था, उसके द्वारा बाबरी मस्जिद बनाया जाता है अयोध्या में। तो इसी के साथ ही बाबर का कार्यक्रम समाप्त, बाबर की कहानी यहां पे समाप्त करते हुए हम लोग बढ़ते हैं बाबर के बेटे हुमायूं की तरफ। तो अब बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं का जो ओरिजिनल नाम है वो है नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो हुमायूं का जो रूल है वो 2 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। तो भाई पहले 10 साल का रूल 1530 टू 1540 एडी से 1555 से 56, तो 10 साल यहां रूल करता है। बीच में 15 साल का गैप होता है, फिर 1 साल और रूल करता है, ठीक है। तो 20 साल, इसके बीच में जो 15 साल का गैप है, इसमें क्या हुआ था ये भी समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जन्म होता है हुमायूं का 6 मार्च 1508 एडी। फादर जैसा कि हम जानते हैं बाबर, और मदर है महाम बेगम। महाम बेगम शिया थी, शिया मुस्लिम थी, ठीक है। तो यहां पे जो हुमायूं है, हमने देखा कि उसका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, इंडिया का जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वो कहीं ना कहीं सिक्योर होता है। लेकिन यहां पे देखिए, ये गुजरात का रीजन है, ये आपका मालवा रीजन है, ये एमपी का रीजन है, यहाँ पे देखिए बिहार का रीजन है, यूपी बिहार का बॉर्डर वाला रीजन है, ठीक है। और यहाँ पे हुमायूं बैठा हुआ है। तो इन सब एरियाज को कहीं ना कहीं कैप्चर करना होगा ना, तो ये देखेंगे करता है। तो 1532 में फोकस करता है बिहार साइड, तो चुनार फोर्ट पे अटैक करता है। उसके बाद रायसेन फोर्ट, एमपी में रायसेन है, रायसेन फोर्ट पे अटैक करता है, ठीक है। और ये जब चुनार पे अटैक करता है, तो कहीं ना कहीं आपका शेरशाह सूरी से लड़ाई होती है। महमूद लोदी और शेरशाह सूरी की कंबाइंड फोर्सेस को हरा देता है हुमायूं। और हुमायूं हराने के बाद बेसिकली ये लड़ाई होती है गोमती रिवर के पास, कहां पे? दौरा नाम की एक जगह है, जिसको दोहरिया या दादरा भी बोलते हैं। तो दौरा मान लीजिए, दौरा में लड़ाई में होती है, और हुमायूं यहां बिहार इस पर्टिकुलर रीजन को जीत लेता है, ठीक है। तो देखिए, बिहार वाले रीजन से उसको आराम मिल गया। इसके अलावा गुजरात और मालवा रीजन में भी अटैक होता है। यहाँ पे देखिए, गुजरात मालवा रीजन भी जीतता है, एमपी रीजन भी जीतता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे रीजन में अपना दबदबा क्रिएट कर लेता है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में तो कामरान बैठा हुआ है, कोई टेंशन है ही नहीं है इसको। तो इस पूरे रीजन में देखिए, अब हुमायूं ने अपना दबदबा बना लिया है, और हुमायूं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत होके 1533 में ये दिनपना नगर बनाता है, दिनपना सिटी बनाता है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर देता है। तो दिनपना सिटी वॉज मेड बाई आपका हुमायूं, ठीक है। लेकिन अब देखिए, सिचुएशन थोड़ी सी बदलती है, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन अगर हम करें, तो 1531 में कलिंजर बुंदेलखंड में प्रताप रुद्र होते हैं, ठीक है। उसके साथ लड़ाई करना चाहता है, लेकिन जीत नहीं पाता, अनसक्सेसफुल रहता है। उसके बाद 1532 में जैसा कि हमने देखा, दोहरिया में महमूद लोदी और शेरशाह सूरी के फोर्सेस को हराता है, ठीक है। हुमायूं जीतता है इस रीजन में, और चुनार का फोर्ट भी जीतता है, शेरशाह सूरी को हराता है, और शेरशाह सूरी हुमायूं का जो अथॉरिटी है मान लेता है, ठीक है। उसके बाद 1535-36 में हमने देखा गुजरात मालवा वाला रीजन, तो यहाँ पे बहादुर शाह रूल करता था, ठीक है। तो बहादुर शाह का भी रूल मतलब खेल खत्म करके गुजरात वाले रीजन पे भी कहीं ना कहीं दबदबा बना लेता है हुमायूं, और नंदू फोर्ट और चंपानेर फोर्ट भी जीत लेता है। तो यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर जाके दिक्कतें शुरू होती है। फिर लड़ाई होती है 26 जून 1539 को, चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई में आपके कमबैक करता है शेरशाह सूरी, और
हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं किसी तरीके से गंगा में डुबकी लगा के, घोड़े के साथ डुबकी लगा देता है और अपनी जान बचा के भागता है। ठीक है, भागने के बाद फिर दोबारा जोश के साथ दोबारा 1542 में दोबारा आता है लड़ने, लेकिन दोबारा कन्नौज में हार जाता है। और शेर शाह इस लड़ाई के बाद ये डिसाइसिव बैटल होता है और दिल्ली आगरा को कैप्चर कर लेता है। कौन? शेर शाह। ठीक है, तो फिर से देखेंगे 1539 में 26 जून को बैटल ऑफ चौसा होता है बक्सर के पास, और यहां पे शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। और इसके बाद शेर शाह सूरी बिल्कुल फॉर्म में आता है और शेर शाह का टाइटल लेता है। ठीक है, शेर शाह उसका ओरिजिनल नाम नहीं था, ओरिजिनल नाम क्या था अभी देखेंगे आगे। तो शेर शाह का टाइटल लेता है इस लड़ाई के बाद, चौसा की लड़ाई के बाद, और अपने नाम का खुतबा डिक्लेयर करता है। खुतबा बेसिकली जो मॉस्क होता है, मॉस्क में राजा के नाम का खुतबा होता है, मतलब जो प्रेयर्स होते हैं उसमें राजा का नाम भी मेंशन्ड होता है। तो ऐसा कुछ रहता है आपका सिस्टम, तो उसको बोलते हैं खुतबा। ठीक है, और अपने नाम के सिक्के चलाने चालू कर देता है। तो कुल मिला के फुल कॉन्फिडेंस के साथ शेर शाह सूरी खुद को डिक्लेयर कर देता है कि भाई हम अभी से शेर शाह हैं, राजा है यहाँ के। तो 1540 में हमने देखा दोबारा बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बीलग्राम में डिसाइसिव वॉर होता है, जिसके बाद शेर शाह राजा बन जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और हुमायूं हारता है और भाग के चला जाता है ईरान। ईरान के जो सफाविद एम्पायर था, तहमस्त, ठीक है हमने देखा था ना, तहमस्त नाम का एक राजा होता है ईरान का, सफाविद डायनेस्टी का। तो शरण लेता है हुमायूं इनके पास और ये शरण देते हैं और 15 साल तक वहीं पे सेटल रहना पड़ता है हुमायूं को। ठीक है, तो शेर शाह सूरी मर जाता है, उसके बाद एक दो राजा और आते हैं। फाइनली मौका मिलता है हुमायूं को दोबारा कम बैक करने का। 15 मई 1555 ये सिकंदर सूर को हराता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, और फिर अगले ही महीने 22 जून 1555 को हराता है सिकंदर सूर को ही बैटल ऑफ सिरहिंद। तो मच्छीवाड़ा और सिरहिंद की लड़ाई को जीतता है हुमायूं और दोबारा जुलाई 1555 को दोबारा से दिल्ली का रूलर बन जाता है। और उसके बाद जो दिनपनाह नगर बनाया था वहां पे एक शेर मंडल एक बिल्डिंग बनाता है, एक प्रकार की लाइब्रेरी होती है। तो वहीं के जो स्टेयर्स में फंस के गिरता है और फिर मर जाता है 1556 में। हुमायूं की डेथ होती है 1556 में। ठीक है, तो ये हमने हुमायूं का कहानी यहाँ पे फिनिश किया। तो अच्छा, तबत ए अदल इज न्याय ढोल। ठीक है, न्याय ढोल, न्याय करना कोई मेथड होता है ढोल बजा बजा के। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पब्लिक कंप्लेंट्स अगर करनी हो तो न्याय ढोल का इस्तेमाल करिए, या तबल ए अदल का इस्तेमाल करिए अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं एम्परर को। ठीक है, तो ये सिस्टम चालू किया था किसने? हुमायूं ने। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे हम आपके सामने ये हमने रख दिया। देखिए कुछ और बातें हम लोग हुमायूं के बारे में जानते हैं। तो हुमायूं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पे बड़ा बिलीव करता था। तो उसने जो अपना ताज बनाया था, नाम रखा था ताज ए इज्जत, और इसको एस्ट्रोलॉजी को बेस करके ही ये ताज बनाया जाता है। कपड़े भी पहनता था, कलरफुल कपड़े पहनता था, हर दिन के लिए एक नया कलर का कपड़ा पहनता था। और अब खुद तो पहनता ही था, अपने साथ जो कोटियर्स हैं, कोर्ट में जो लोग आते थे उनसे भी पहनवाता था। एक कोट भी पहनता था जिसका नाम है उलबक्चा कोट। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, संडे येलो पहनता था, मंडे सफेद पहनता था, सैटरडे काला रंग के कपड़े पहनता था। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था। और जहां भी रुकता था, कैंप था, उस कैंप में भी 12 चेंबर्स बनाता था। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 12 जोडियक साइंस होते हैं, तो उसी को आधार बनाकर ये 12 चेंबर्स भी बनाया करता था। तो इसने मीना बाजार की स्थापना की। एक बेसिकली मार्केट ऑन बोट्स है, बोट्स में मार्केट जो है उसको मीना बाजार बोलते हैं। और मूवेबल पैलेस जो कि मूव कर सकते हैं, उसको नाम दिया कस्त्रे रावण। तो ये कुछ बातें और हो गई हुमायूं की। तो हुमायूं के जो ऑफिसर्स हैं, 3 प्रकार के ऑफिसर्स हैं, 3 कैटेगरी में आप उसको विभाजित कर सकते हैं। अहले दौलत, अहले सादत, अहले मुराद। तो इसका मतलब समझते हैं। अहले दौलत मतलब इसके पास दौलत हो, जैसे कि रॉयल फैमिली का हो, मिलिट्री ऑफिसर्स हो, तो ये है अहले दौलत। एक है अहले सादत, चलिए पैसा नहीं है आपके पास तो कम से कम स्पिरिचुअल कुछ होना चाहिए, जैसे कि शेख, काजी, फिलोसोफर्स जो होता है उन लोगों को भी ये ऑफिसर बनाता था। और तीसरे अहले मुराद। ठीक है, तो पीपल रिलेटेड टू म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड लोगों को अहले मुराद। तो ये 3 प्रकार के आमिर होते थे। आमिर मतलब बड़े ऑफिसर्स, मुगल ऑफिसर्स। ठीक है, 3 वाइफ थी, मेन 3 वाइफ थी। ठीक है, बेगा बेगम, हामिदा बानू बेगम और महचूचक बेगम। इसके अलावा चांद बीबी और शाद बीबी और थी, जो बैटल ऑफ चौसा में डेथ हो गया था। और महचूचक बेगम को अबुल माली ने मार दिया था। तो भाई जिंदा बची थी 2 बेगम, बेगा बेगम एंड हामिदा बानू बेगम। तो ये तो हो गई हुमायूं की वाइफ्स के बारे में।
फिर देखिए फाइनली हम लोग बात करते हैं शेर मंडल लाइब्रेरी। तो ये हमने बताया कि एक लाइब्रेरी बनाया था शेर मंडल लाइब्रेरी, जहां की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं मर जाता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी का जो हेड होता है उसको बोला जाता है मुल्ला सरवा या निजाम, मतलब हेड को ही निजाम बोलते हैं। तो निजाम कौन था? मुल्ला सरवा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा वजीर की बात करते हैं। हुमायूं का वजीर का नाम था आमिर उवैस मोहम्मद। और एस्ट्रोनॉमी का काफी इंटरेस्ट था ना, तो कोई ना कोई एस्ट्रोनॉमी का स्कॉलर भी होगा इसके कोर्ट में। नाम है मौलाना इलियास शाह ताहिर, मौलाना इलियास शाह ताहिर। ठीक है, इसने नवरोज फेस्टिवल चालू किया, तुलादान फेस्टिवल चालू किया था, नवरोज फेस्टिवल और तुलादान फेस्टिवल। ठीक है, और टूम बनवाया था किसका? आमिर खुसरो का। तो आमिर खुसरो का बड़ा सा टूम बनवाया था। ठीक है, और कहा था कि आमिर खुसरो कौन है? एम्परर एंड सेंट ऑफ एम्पायर ऑफ वर्ड्स। अगर वर्ड्स का एम्पायर होता, शब्दों का कोई एम्पायर होता, तो उसका एम्परर कौन होता? अमीर खुसरो। इसके अलावा शेख अब्दुल कद्दूस, ये शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, इसका टूम इसने सहारनपुर में बनवाया था। ठीक है, चीफ पोएट कौन था हुमायूं का? अमानुल्लाह पानीपती, ही वॉज द चीफ पोएट। और इसके अलावा एक किताब लिखी गई थी इसके टाइम पे, जवाहिरुल उलू, जेम ऑफ साइंस, पर्शियन में लिखी गई थी। किसके द्वारा? मौला मोहम्मद के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बुक्स एंड ऑथर्स में इंपॉर्टेंट है। जवाहिरुल उलू, ये पूछा भी गया है, मौलाना मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने हुमायूं की कर दी। तो अब देखिए हुमायूं हो गया है, तो अभी एक चीज तो हमें समझ में आया कि 10 साल रूल करता है हुमायूं, फिर 15 साल का गैप आ जाता है और फिर 1 साल और रूल करता है। तो इस 15 साल के गैप में क्या हुआ होगा? इस 15 साल के गैप में शेर शाह और उसके वंशज जो है वो रूल किए करते थे। तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। अब चलिए बात करते हैं शेर शाह सूरी की। यहां पे आप पिक्चर देख रहे हैं, शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी का जो सूर डायनेस्टी है वो करीबन 15 साल तक रूल करता है। ठीक है, तो इनके रूल के बारे में बात करते हैं, सूर डायनेस्टी के रूल के बारे में। ठीक है, शेर शाह सूरी, जिसका ओरिजिनल नाम था फरीद खान, बचपन का नाम फरीद खान था, और शेर शाह सूरी बाद में पढ़ा, आगे देखेंगे हम लोग कब पढ़ा। तो शेर और फरीद खान का जो जन्म था वो 1472 में हुआ था या शायद 1486 में हुआ था। हिस्टोरियंस दोनों बताते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इनका जन्म हुआ था सासाराम में। ठीक है, सासाराम में इनका जन्म होता है और 1494 में ये एजुकेशन प्राप्त करने पहुंच जाते हैं जौनपुर। जौनपुर को बोला जाता है शिराज ऑफ द ईस्ट। ठीक है, अच्छा, अब शेर शाह सूरी के कई सारे टाइटल है। एक तो शेर शाह सुल्तान आदिल, क्लेवर अफगान। बाबर शेर शाह सूरी को कहा जाता कहता था क्लेवर अफगान। ठीक है, धूल में खिला, कुछ तो हिस्टोरियंस है ना, जैसे डॉक्टर कानूनगो है, अब्बास खान शेरवानी है, इन हिस्टोरियंस ने शेर शाह सूरी को बोला है धूल में खिला फूल, और हैदर टू बोला है अब्बास खान शेरवानी ने। तो शेर शाह सूरी यानी कि फरीद के पिताजी का नाम था हसन खान। हसन खान आपके जागीरदार थे, सासाराम के जागीरदार थे, और जमाल खान के नीचे काम करते थे। ठीक है, तो जमाल खान के अंतर्गत काम करते थे हसन। ठीक है, और शेर शाह के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो थे इब्राहिम सूर। तो वो भी धीरे धीरे वो राइज करते हैं, घोड़ों का ट्रेड करते थे, बाद में उनको जागीर मिल जाता है। उसके बाद इब्राहिम सूर के बेटे हैं हसन खान फिर जमाल खान के अंडर काम करते हैं। बाद में शेर शाह यानी कि फरीद भी कुछ समय के लिए जमाल खान के अंडर काम करता है। ठीक है, उसके बाद में ऐसा होता है कि बहार खान या फिर आप कह लीजिए ये आपका बहादुर खान लोहानी या बहार खान का बेटा होता है जलाल खान। तो जलाल खान का मेंटरशिप करने लग जाता है फरीद, मेंटरशिप करने लग जाता है। तो इसका मेंटरशिप करता है, और आपके साउथ बिहार में इनका जागीर था आपका लोहानी का। ठीक है, बहादुर खान लोहानी एक बार ऐसा होता है कि शेर को अकेले मार देता है फरीद, तो उसके बाद शेर खान नाम रखता है बहादुर खान लोहानी। ठीक है, तो बहादुर खान लोहानी का जो कि सूबेदार ऑफ बिहार था उसके अंडर काम करता है, लेकिन लोहानी के डेथ होने के बाद उसकी जो वाइफ होती है उसके साथ शादी कर लेता है, और शेर खान के साथ शादी हो जाती है किसकी? बहादुर खान लोहानी के वाइफ की। ठीक है,
उसके बाद में जलाल खान का मेंटर भी बनता है फरीद। तो फाइनली कुछ समय के बाद ये आपका बन जाता है रूलर ऑफ साउथ बिहार, यानी कि जो पहले बहादुर खान लोहानी था और बाद में रूलर ऑफ साउथ बिहार बन जाता है फरीद, और टाइटल लेता है हजरत आला। देखिए कोई शाह या एम्परर या मतलब ऐसा कुछ बड़ा टाइटल नहीं लेता, छोटा टाइटल हजरत आला से ही खुश रहता है एज द रूलर ऑफ बिहार। तो इसके फादर का नाम था हसन खान, शेरशाह के फादर का नाम, वो जागीरदार ऑफ सासाराम थे। उसके बाद टूम्ब हसन खान का टूम्ब आपका सासाराम में है और शेरशाह का भी टूम्ब बाद में सासाराम में ही होता है, ठीक है। और 1540 में 10 जून 1540 को कोरोनेशन होता है आगरा में, किसका? शेरशाह का। लेकिन ये कहानी को आगे हम बढ़ाएंगे, बीच में क्या कहानी है आपका कोरोनेशन से पहले ये हम लोग बात करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई रूलर ऑफ बिहार कौन था इस समय? आपका शेरशाह, ठीक है। तो इस समय सबसे पहले अब लड़ाइयां लड़ेगा। 1534 में वॉर ऑफ सूरजगढ़, शेरशाह हरा देता है मोहम्मद शाह, जो कि बंगाल का रूलर होता है, उसको हरा देता है। कहां पे? बैंक ऑफ क्वील रिवर के बैंक में सूरजगढ़ की लड़ाई होती है। फिर तेलियागढ़ी की लड़ाई होती है, जहां पे इस्लाम खान जो शेरशाह का बेटा था वो मुगल्स को हराता है 1537 में। तो यहां पे आपका अब देखिए धीरे से मुगल से लड़ाई चालू होती है। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ भीलग्राम कन्नौज में आपको हरा देता है, और भीलग्राम के बाद यानी कि बैटल ऑफ कन्नौज के बाद ये पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं सेकेंड अफगान स्टेट की स्थापना करता है दिल्ली में, ठीक है। और बैटल ऑफ चौसा के बाद ये टाइटल लेता है शेर शाह का, ठीक है। 15 ठीक है, अब ये राजा बन गया है, सेकेंड स्टेट स्थापित कर दिया गया है, कोरोनेशन भी हो गया है इसका, ठीक है। और दिल्ली आगरा को कैप्चर कर लेता है शेरशाह 1540 में। इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद की कहानी होती है 1543 में, जब शेरशाह सूरी आपका राजा बन जाता है। तो और टेरिटरीज कैप्चर करेगा अब शेरशाह। रायसेन कैप्चर करता है, पूर्ण मल रूलर था रायसेन का, उसको हरा के कैप्चर कर लेता है। रायसेन एमपी में है। उसके बाद 1544 में ये मारवाड़ पे अटैक करता है। मारवाड़ का रूलर होता है मलदेव। अटैक के बाद मलदेव तो भाग जाता है, लेकिन मलदेव के जो चीफ्टेंस हैं जैता और कुंपा, ये बहुत ही ब्रेवली लड़ाई करते हैं और मारवाड़ जीतने में हालत खराब कर देते हैं शेरशाह सूरी का। बैटल ऑफ गिरी समेल नाम था लड़ाई का, ठीक है, बैटल का। तो इस बैटल में इतना ज्यादा आपका शेरशाह इंप्रेस हो जाता है कि ये कहता है आई हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट द एम्पायर ऑफ इंडिया जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट्स। कहने का मतलब ये हैंडफुल ऑफ मिलेट्स ना, मारवाड़ जीतता तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ खेती वेती होती है, यहाँ पे केवल मिलेट्स उगते थे। तो इस एरिया को जीतने के लिए मैं लगभग अपना पूरा एम्पायर लूज कर मतलब ऑलमोस्ट हार जाता, ठीक है, ऐसा कहना था आपका शेरशाह का। बिल्कुल इंप्रेस होता है इनकी लड़ाई से। और जैता और कुंपा बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, इतने बहादुरी से लड़ते हैं कि शेरशाह को खुद इनकी तारीफ करना पड़ जाता है। लेकिन मारवाड़ को जीतता है, ठीक है, कॉन्कर करता है शेरशाह। उसके बाद 1545 में कलिंजर की लड़ाई होती है। कलिंजर का राजा होता है कीरत सिंह। इसी लड़ाई में आपका ऐसा होता है कि एक ऊखा नाम का एक बंदूक है जो चला रहा होता है, और उस बंदूक को चलाते हुए गन पाउडर में आग लग जाती है। तो जिससे इस लड़ाई में ही डेथ हो जाती है शेरशाह की, कलिंजर की लड़ाई में 1545 को। तो भाई 1545 को डेथ हो जाती है। तो ये हमने 1530 से 1545 तक का हमारा पूरा जो रूल था किसका? शेरशाह का, इसको हमने देखा, ठीक है। तो शेरशाह के रूल में देखा जाए तो शेरशाह ने बनाया आपका पुराना किला। ये बेसिकली इसको किला एक कूना भी बोलते हैं या पुराना किला बोलते हैं। तो जहां हुमायूं ने अपना जो नया दिनपना नगर बनाया था उसको तोड़ के ये वहां पे पुराना किला बनाता है। एग्रीकल्चर सिस्टम में पट्टा और काबुलियत सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। इसका टूम आपका सासाराम में है, ठीक है, सासाराम बिहार में आपका टूम है ऑफ शेरशाह। देखिए ये कॉपर और सिल्वर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है। कॉपर कॉइन्स का वेट होता है 350 ग्राम्स और आपका 150 ग्राम का होता है आपका सिल्वर कॉइन, ठीक है। अच्छा, एक सिल्वर कॉइन बराबर होता है 64 कॉपर कॉइन्स के, ठीक है, 64 कॉपर कॉइन्स के बराबर होता है एक कॉइन। और कॉइन्स को छापने के लिए 23 मिंट वो जगह होती है जहां पे कॉइन्स को छापा जाता है। ऐसे 23 मिंट अपने एम्पायर में ये बनाता है, एस्टैब्लिश करता है।
फिर रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में लागू करती है बाद में, आप मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, वो रैयतवारी सिस्टम का जो इन्वेंशन है कहीं ना कहीं ये करता कौन है? शेरशाह सूरी करता है। जहां ये कहता है कि भाई पीजेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे, कोई जिम्मेदार की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट पीजेंट्स को कॉन्टेक्ट करके हम लोग टैक्स वसूलेंगे, कोई जमींदार की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये पर्शियन लैंग्वेज हटाता है और हिंदवी लैंग्वेज का यूज करता है। आपका जीटी रोड आपने सुना होगा, मॉडर्न जीटी रोड, जिसको सड़क आजम बोलते थे, ये जो रोड है इसका ये बनवाता है कौन? शेरशाह सूरी, जो सोनार विलेज बंगाल से आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक का, लाहौर जो कि पंजाब में है, ये पूरा बड़ा सा रास्ता बनाता है जिसका नाम होता है सड़क आजम। इसके अलावा आगरा से जोधपुर कनेक्टिंग सड़क बनवाता है, बुरहानपुर से आगरा कनेक्टिंग सड़क बनाता है, लाहौर से मुल्तान का सड़क बनाता है। इतने सारे सड़क बना देता है कौन? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू हमने बताया कि रैयतवारी सिस्टम है शेरशाह सूरी का। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपके 47 सरकार में डिवाइड करता है अपने पूरे एम्पायर को, लेकिन बंगाल को देता है स्पेशल इज्जत। क्यों? क्योंकि बंगाल में बहुत सारे रिवॉल्ट हो जाते हैं। मतलब जो भी दिल्ली सल्तनत का रूलर था, बंगाल के रिवॉल्ट से हमेशा परेशान ही रहता था, तो बंगाल को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा अलग दिमाग लगाता है शेरशाह। उस बंगाल को डिवाइड करता है 19 सरकार में, और बंगाल में मिलिट्री ऑफिसर को बोलते हैं शिकदार और सिविलियन ऑफिसर को बोलते हैं आमिर बंगाल। ठीक है। आमिर बंगाल सिविलियन ऑफिसर है और मिलिट्री ऑफिसर कौन है? शिकदर। तो इसको अपॉइंट करता है स्पेशली बंगाल के लिए, बंगाल के 19 सरकार जो है उनके लिए। ठीक है। अच्छा, सोल्जर्स को कहा कि भैया डायरेक्ट पेमेंट ले जाइए कैश में, और सारे सोल्जर्स का जो फेस है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और हॉर्स की ब्रांडिंग करना। तो ये कहीं ना कहीं दाग सिस्टम है, दाग लगाना। ठीक है। दाग सिस्टम या चेहरा सिस्टम। ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी भी यूज करता था। अलाउद्दीन खिलजी भी इस सिस्टम को यूज किया करता था, और ये भी ये सिस्टम यूज करता है, दाग और चेहरा। दाग मतलब हॉर्स का ब्रांडिंग करना। ठीक है। ताकि हॉर्स की पहचान हो सके, घोड़े की पहचान हो सके, और चेहरा, हर सोल्जर का चेहरा भी रिकॉर्ड करना, ये भी मेंटेन किया गया था मिलिट्री में बाय शेरशाह सूरी। फिर बात करते हैं शेरशाह सूरी 5 साल बेसिकली दिल्ली का राजा बन के रह पाता है, एम्परर बन के रह पाता है। फिर कलिंजर की लड़ाई में डेथ हो जाती है, और उसके बाद इस्लाम शाह रूलर बनता है 45 से 54। उसके बाद फिरोज शाह 1555। ठीक है। उसके बाद आपका एक सिकंदर सूरी भी था, सिकंदर सूरी जिसको हुमायूं ने हराया था। ठीक है। और उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह 54 से 55 लास्ट रूलर बनता है मोहम्मद आदिल शाह। तो मोहम्मद आदिल शाह के टाइम पे आप देखेंगे कि कैपिटल होता है चुनार, और मोहम्मद आदिल शाह का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, देखिए ये जो आदिल शाह था एक तरीके से रबर स्टैंप एम्परर था। मेन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था आदिल शाह का, वो था हेमू। ठीक है। इसने अपने जीवन में 24 लड़ाइयां लड़ी, इसमें 22 जीती। ठीक है। और देखा जाए तो ये आपका इसी वजह से इसको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया था। तो बेसिकली हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य भी इसको बोलते हैं। हेमू था लास्ट हिंदू एम्परर टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ये जो छोटा सा पोर्शन है मोहम्मद आदिल शाह के बाद बेसिकली कुछ टाइम तक हेमू ने भी दिल्ली को कैप्चर करके रखा था। ठीक है। बाद में हेमू की लड़ाई हो जाती है अकबर के साथ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हम लोग नेक्स्ट आपके लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए हेमू जो था ये कहीं ना कहीं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था आदिल शाह का। ठीक है। और हुमायूं के मरने के बाद हेमू चढ़ाई कर बैठता है कि कहां पे? दिल्ली में, और दिल्ली का कुछ समय के लिए एम्परर बन जाता है, जब तक कि अकबर नहीं आ जाता। अकबर और बहरम खान हेमू को नहीं हराता। बेसिकली हेमू जो था आपका आदिल शाह का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था। तो यहां पे ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए आदिल शाह के पहले थोड़ा सिकंदर सूर भी रूल करता है कुछ समय के लिए। ठीक है। कुछ समय के लिए रूल करता है सिकंदर सूर भी, उसके बाद आदिल शाह रूल करता है। तो ये सिकंदर सूर को कौन हराता है? हुमायूं हराता है। ठीक है। हमने देखा था हुमायूं में, जहां पे हमने देखा था हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया था बैटल वॉर ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सिरहिंद में। ठीक है। इसके बाद सिकंदर सूर के बाद आपका आदिल शाह रूल करता है। तो ये आदिल शाह के बाद फिर नेक्स्ट रूलर आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत विल बी अकबर। तो भाई अकबर के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो अभी के लिए हम लोग केवल यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको आप रिवाइज करते रहिए।